नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 पात्रता परीक्षा, इसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल आपकी शानदार तैयारी यहाँ पर रेगुलर हो जाएगी। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख करके हम हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, शीला अति विनम्र लड़की है, यह वाक्य है संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, प्रविशेषण और सभी। परिणाम नहीं, सॉरी, परिमाण है, ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है। तो देखो यहाँ पर वाक्य आपसे कह रहा है शीला अति विनम्र लड़की है। तो साथियों, यहाँ पर जिस विशेषण का प्रयोग हुआ है उसको कहा जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम कहते हैं साथियों प्रविशेषण। जैसे यहाँ पर शीला अति विनम्र लड़की है, तो यहाँ पर जो ये विनम्र शब्द है ये तो है विशेषण, और इसकी विशेषता क्या शब्द बता रहा है? अति। ये अति शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, अतः ये क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि है। देखिए, हिंदी व्याकरण का ये पेपर शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य सभी भर्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, अन्य सभी भर्तियों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गीतांजलि शब्द में आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें कौन सी संधि है। तो साथियों, इसमें स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि हो रही है। विकल्प नंबर आपका 1 दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पढ़ाना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, दूसरा है केवल अक्षर पहचान करना, तीसरा है तेज गति से पढ़ना और चौथा है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो बताइए प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में आपका जो सही विकल्प है वो रहेगा चौथा विकल्प। कैसे? क्योंकि पढ़ाना कौशल मतलब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा इसमें? पढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार बच्चे अर्थ ग्रहण कर रहे हैं अथवा नहीं। अतः चौथा विकल्प आपका बेस्ट है, तो यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य देखो, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य की बात की जा रही है। विकल्प 1 है सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, दूसरा है चाय राम के द्वारा पी गई, तीसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि एग्जाम में एक विकल्प आ जाए इनमें से कोई नहीं तो उसको तो आपको हटा देना है। साथियों, अब यहाँ पर आपके पास 3 विकल्प बच रहे। तो देखो, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती ये भाववाच्य का उदाहरण है, चाय राम के द्वारा पी गई ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कहलाता है साथियों कर्तृवाच्य। तीसरा विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। 5वां प्रश्न है, संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या है 1 2 3 4। तो साथियों, हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 5वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। कौन कौन सा? एक तो होता है किशे, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रेय। ये चारों ही संयुक्ताक्षर माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन इनको कहा जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 6 पर। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है छात्र, अध्यापक, श्यामपट्ट और पाठ योजना। तो देखो, व्याख्यान विधि का मतलब यह है कि एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को किसी प्रकरण पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है व्याख्यान विधि। तो इसमें जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो किसको माना जाता है? अध्यापक को, क्योंकि सक्रिय अध्यापक ही रहता है, छात्र सिर्फ उस चीज को सुनते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न देखेंगे, नगर में साधु आए हैं, यह वाक्य किस काल में है? अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल,
सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो क्या हमें संदेह हो रहा है इस पे? नहीं हो रहा है तो संदिग्ध को हम हटा देंगे। क्या कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, आए हैं मतलब आ गए हैं, वो तो कार्य पूरा हुआ तो अपूर्ण भूतकाल भी नहीं रहेगा। अब दूसरा या तीसरा, तो साथियों सही आंसर है आसन्न भूतकाल। क्यों? क्योंकि आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जहां क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। नगर में साधु आए हैं तो ये हो गए सामान्य आसन्न भूतकाल। और अगर प्रश्न रहता नगर में साधु आए तो फिर ये सामान्य में चला जाता। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। 8वां प्रश्न है अपना स्वयं जैसे शब्द किस सर्वनाम में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो देखो अपना, स्वयं, खुद, निज, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आ जाते हैं। चौथा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 को। तो 9वां प्रश्न देखिएगा। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए खोज विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, कहानी विधि और व्याख्यान विधि। तो साथियों रामायण प्रकरण पढ़ाना है तो रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए क्या हम उस स्थान पर बच्चों को ले जाएंगे जहां पर रामायण की घटना हुई थी? नहीं ले जा सकते, गलत हो गया। व्याख्यान विधि हो सकती है लेकिन उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। खोज विधि बिल्कुल ही गलत है। तो सही आंसर क्या रहेगा? कहानी विधि। थर्ड विकल्प आपका सही है। आप रामायण प्रकरण को कहानी के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो और कहानी के रूप में पढ़ाओगे तो बच्चों की रुचि भी उस चीज़ में ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक जो छात्र है कम से कम एक छात्र एक किसी अन्य छात्र को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये मेरा आप सभी से निवेदन है साथियों। देखो प्रश्न संख्या 10 है, वचन टाइपिंग मिस्टेक है, लिंग है। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, लिंग की दृष्टि से, ठीक है। बेटा का बिटिया, भौदी का भौदिया, भव का भवानी और नेता का नेती। देखो वचन की नहीं लिंग की दृष्टि से आपको बताना है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है साथियों यहाँ पर। तो लिंग की दृष्टि से बेटा पुल्लिंग है, बिटिया स्त्रीलिंग है, भवदीय पुल्लिंग है, भवदिया स्त्रीलिंग है, भव पुल्लिंग है, भवानी स्त्रीलिंग है। लेकिन नेता तो पुल्लिंग है लेकिन साथ में नेता का नेति नहीं होता है, नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री। तो ये शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है ये लिंग की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, ठीक है। विकल्प 4 आपका 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। चौराहा शब्द में समास है अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? एलडीसी भर्ती जो इसमें भी हिंदी व्याकरण के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा ये वीडियो। चौराहा शब्द साथियों, चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राहों का जहाँ संगम हो वो कहलाता है चौराहा। तो ये संख्यावाचक शब्द है और समूह का बोध भी करा रहा है। जहाँ संख्यावाचक शब्द हो और समूह का बोध भी कराए तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। थर्ड विकल्प आपकी 11वें प्रश्न में सही है। देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? मौन वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो कथन आपको गलत लग रहा है वो बताना है। पहला है स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, दूसरा है ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, तीसरा है सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी और चौथा है अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। तो मौन वाचन के बारे में गलत कथन के बारे के आपसे पूछा जा रहा है। मौन वाचन मतलब मन ही मन जिसमें हम पढ़ते हैं, तो इससे स्वाध्याय में रुचि भी बढ़ती है, ज्ञान की परिधि को विस्तृत भी होती है, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी। ये गलत हो गया साथियों। क्यों? क्योंकि सभी स्तर की कक्षाओं के लिए मौन वाचन उपयोगी नहीं हो सकता। जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनके लिए मौन वाचन उपयोगी नहीं माना जाता है, ठीक है। अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है, ये भी सही है। तो थर्ड विकल्प आपका आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न देखते हैं। वचन की दृष्टि से शुद्ध है दुनिया का दुनिया, वधु का वधुएं, शेर का शेरनी, भाग्यवान का भगवती। देखो वचन, एक वचन, बहुवचन, हिंदी में 2 ही वचन के प्रकार होते हैं। अब पहला विकल्प देखे दुनिया, तो दुनिया एक ही है साथियों, दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है। शेर का शेरनी नहीं, ये तो लिंग की दृष्टि से हो गया। भाग्यवान का भगवती, ये भी लिंग की दृष्टि से हो गया। मतलब यहाँ वधु का जब वधुएं हैं ये एक वचन है और ये बहुवचन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न, निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है अंत्याक्षरी, अनुलेख, आध्यालेख और कविता पाठ। देखो भाषिक सहवर्ती क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषिक सहवर्ती क्रिया क्या होती है? जो
अपना पाठ्यक्रम होता है, उसके अलावा जो अन्य चीज़ें हम बच्चों को सिखाने के लिए कराते हैं वो होती है भाषिक सहवर्ती क्रियाएं, जिसको हम सहगामी क्रियाएं भी कहते हैं। तो अंत्याक्षरी है, अनुलेख है, अध्यालेख है, ये चीज़ें भाषिक सहगामी या भाषिक सहवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन कविता पाठ ये भाषिक सहवर्ती नहीं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 है, न्यायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी, आई, एक और इक। तो साथियों न्यायिक शब्द को हम तोड़ के देखेंगे तो इससे हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई इसमें उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। तो देखो न्यायिक शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है, आई यहाँ पर बाद में शब्द है, और इसमें इक प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो शब्द बनता है नी प्लस आई से, तो न्याय, और इक प्रत्यय लगाते ही न्यायिक शब्द बन जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका चौथा सही है, क्योंकि न्यायिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी का ये चीज़ भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में संधि युक्त शब्द नहीं है? किस विकल्प में है ना? प्रमाण, मनोनुकूल, आमरण और अन्वेषण। साथियों यहाँ पर आपको ये देखना है, 3 विकल्प तो ऐसे हैं जिसमें संधि हो रही है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें संधि नहीं हो रही है। तो उसी विकल्प को आपको देखना है। सबसे पहले देखेंगे अन्वेषण को। अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एशन। क्या होता है? अनु प्लस एशन। यण संधि है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। मनो अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल, शब्द बन जाता है मनो अनुकूल। तो साथियों इसमें विसर्ग संधि आपकी हो रही है। फिर है प्रमाण। प्रमाण का विच्छेद करें तो प्र प्लस मान, इससे क्या शब्द बनता है? प्रमाण। इसमें हो रही है आपके व्यंजन संधि, अर्थात यहाँ पर जो आमरण है इसमें कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि आमरण शब्द का निर्माण आ प्लस मरण से हुआ है। इसमें सिर्फ उपसर्ग लगा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसमें संधि नहीं है। तीसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न, लिखने की कला का विकास जिस प्रवृत्ति के द्वारा होता है वह है? श्रुत लेखन, रचनात्मक लेखन, उच्चारण और वर्तनी सुधार। देखो लेखन कला का विकास आपको करना है तो लेखन कला का विकास उच्चारण से तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया। वर्तनी सुधार, वर्तनी सुधार में सिर्फ वर्तनी पे ध्यान दिया जाता है, लेखन कला का विकास नहीं होता है। श्रुत लेखन, साथियों लिखने पर तो इसमें ध्यान दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में से आपको इन तीनों में से बेस्ट विकल्प का चुनाव करना है। तो फिर आपका जो सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा वो रहेगा रचनात्मक लेखन, क्योंकि रचनात्मक लेखन में क्या होता है, बच्चा एक तरह से सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है अपने विचारों की, तो इससे लेखन कला का सबसे बेस्ट विकास माना जाता है। इससे दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो आपके 18वां प्रश्न है साथियों, 18वां प्रश्न है, सिर दर्द का समास विग्रह होगा? सिर का दर्द, सिर में दर्द, सिर के लिए दर्द और सिर को दर्द। तो सिर को दर्द तो नहीं, बिल्कुल ही गलत है। सिर के लिए दर्द भी गलत है। अपने माइंड में आता है या तो इसका सिर का दर्द होगा या सिर में दर्द होगा। तो साथियों इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है अधिकरण में, पे और पर। तो यहाँ पर जो समास विग्रह होगा वो होगा सिर में दर्द। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। सिर में दर्द इसका सही समास विग्रह होगा। तो 19वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति। तो देखो यहाँ पर मातृभाषा मतलब बालक की जो भाषा है उसका शिक्षण आप बच्चों को करवा रहे हो, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास आपको करना है। तो स्वाध्याय में तो क्या होता है, बालक खुद ही पढ़ रहा है, तो खुद ही पढ़ रहा है तो उससे क्या होगा साथियों, एक तरह से मौन वचन है वो, तो ठीक है। डाल्टन, प्रोजेक्ट और खेल, तीनों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा खेल विधि, क्योंकि खेल विधि में जैसे नीर तीर जैसे जो खेल होते हैं, नीर तीर जैसे खेल, वहाँ पर बालक कुछ शब्दों को सुनता है, कुछ शब्दों को बोलता भी है। खेल खेल के माध्यम से अंत्याक्षरी वगैरह के माध्यम से खेल रहे बालक, तो ये सारी चीज़ें मौखिक अभिव्यक्ति का उसके अंतर विकास कर जाएगी। थर्ड विकल्प इसलिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न, अभिमानी शब्द में मूल शब्द है अभिमानी, अभिमान और मान। देखो किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो,
आपको लगता है कि यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बाय चांस अगर किसी प्रश्न में मिस्टेक हुई है तो हमारा ध्यान उस पर नहीं गया। बाय चांस अगर हो जाए, 1% भी चांस अगर आपको लगता है कि यार इसमें ये होना चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करें, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथियों देखो, अभिमानी शब्द की बात करें तो मूल शब्द देखेंगे, अभिमानी का टुकड़ा करें तो अभि प्लस मान प्लस ई, इससे शब्द बना है अभिमानी। तो अभि उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, और मान क्या है, मूल शब्द। तो यहाँ पर मान, यहाँ पर मूल शब्द है। चौथा विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। 21वां प्रश्न, जब बालक प्रथम बार किसी खरगोश को देखता है तो उसके मस्तिष्क में निम्न में से किस बिंब का निर्माण होगा? श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, दृश्य बिंब। भाई बालक सबसे पहले किसी खरगोश को देख रहा है तो उसके माइंड में कोई चीज देखते ही वो उस चीज को अपनी आंखों में, ठीक है, अपने आंखों से कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में। तो मतलब उसके अंदर विचार तो उठ जाएगा। सबसे पहले तो कौन सा बिंब बनेगा, देखते ही दृश्य बिंब बनेगा। साथियों चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। भाई उसके बाद में जब हम कहेंगे कि खरगोश, की बेटा ये खरगोश है, तो वो सुनेगा, तब उसके अंदर का श्रुति बिंब बनेगा। ठीक है, तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न, सरल वाक्य है कौन सा? प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए हैं, ये ना। और अनुष्का ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। तो अनुष्का ने पुस्तक पढ़ी और सो गई। तो साथियों यहाँ पर तो ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। अब पहला या तीसरा? तो साथियों तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देखिएगा। हिंदी के साथ साथ में यहाँ पर जो मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज चला रखी है, पात्रता और मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसी के साथ में मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो भी पात्रता मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए है। साथ में राजस्थान जीके की क्लासें भी मैंने स्टार्ट कर दी है साथियों, और गणित की क्लासें आपको रेगुलर मिल ही रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पर निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना है। तो देखो 23वां प्रश्न है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर वृत्ति दिखाई पड़ती है। तो भाई देखो, उदाहरण की सहायता से नियम भी इसमें निकाले जाते हैं, मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, छात्र भी सक्रिय रहते हैं क्योंकि नियम खुद निकालते हैं, लेकिन ये सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं जाती है, बल्कि साथियों जो आगमन विधि है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। किधर जाती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर आगमन विधि की विशेषता नहीं है, गलत है ये। चौथा विकल्प आपका आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो देखते हैं आपके 24वां प्रश्न, विलोम युग में शुद्ध नहीं है। क्षणिक का शाश्वत, पतन का उत्थान, श्लाघा का प्रशंसा, गौरव का लाघव। तो साथियों यहाँ पर शुद्ध नहीं है विलोम युग में। कौन सा? क्षणिक का भाई शाश्वत ही होता है, बिल्कुल सही है ये। तो पतन का उत्थान ही होता है, गौरव का लाघव ही होता है, लेकिन श्लाघा का प्रशंसा नहीं होता है, बल्कि श्लाघा का क्या होता है? निंदा होता है। तो यहाँ ये गलत दे रखा है, इसलिए तीसरा विकल्प क्या है? ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल देता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है और अनुवाद का सहारा लेता है। तो देखो प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है साथियों? 25वें प्रश्न में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इसका जो सही उत्तर है, इसमें अनुवाद का सहारा लेता है, बिल्कुल गलत है। व्याकरण के नियम पर बल देता है, ये भी गलत है। चित्र और शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत है। प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही आंसर कौन सा है? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा बालक सीखता है। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। शिव का उपासक के लिए एकल शब्द होगा शैव, वैष्णव, सहोदर और शाक्त। देखो शिव का उपासक, इसके लिए एकल शब्द का आपको चुनाव करना है कि भाई कौन सा एकल शब्द यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा साथियों। तो शिव के उपासक को हम क्या कहते हैं? शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैव, शिव के उपासक को।
प्रथम विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत है, फ्रेंच है, जर्मन है और रूसी है। तो भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है इसका मूल स्रोत साथियों संस्कृत भाषा मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सबसे पहले सूत्र विधि का प्रयोग किया गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसलिए आपके प्रथम विकल्प है 27 में ही सही रहेगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न, यहाँ पर कोष्टक में एक चिन्ह इस प्रकार से ये दे रखा है। ये उपरोक्त चिन्ह किसका है? ये उद्धरण चिन्ह इसको हम कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं या अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो चिन्ह दे रखा है भाई, योजक चिन्ह तो इस प्रकार का होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। विवरण चिन्ह भी नहीं है, ये विवरण चिन्ह इससे होता है। लेकिन साथियों इसको हम किस नाम से जानते हैं? अल्प विराम चिन्ह के नाम से इस चिन्ह को जानते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अल्प विराम। तो प्रश्न नंबर 28 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। 29वां प्रश्न, जो कि आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का। इसके बाद में अंतिम प्रश्न देखेंगे। 29वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानियां मनोरंजन का साधन होती है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है और विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। तो देखो मनोरंजन का साधन ही होती है, ये तो सही है एक तरह से भाई, मनोरंजन भी होता है, लेकिन भाई मनोरंजन का साधन ही यही थोड़ी है साथियों, ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती तो है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। एकमात्र ये साधन नहीं है भाषा कौशल के विकास। भाषा कौशल के विकास हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा है? चौथा विकल्प है कि भाषा की कक्षा में कहानियां विभिन्न प्रकार की जो भाषाई संरचनाएं हैं और जो चिंतन है इसका विकास की संभावना लिए होती है। बालक में चिंतन का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं का विकास होगा। तो चौथा विकल्प इस प्रकार से 29वें प्रश्न में सही है। अब देखेंगे साथियों अंतिम और 30वां प्रश्न। लेकिन 30वें प्रश्न देखने से पहले अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे हमें अपना स्कोर जरूर बता करके जाइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं साथियों। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? रचयिता, केकई, पड़ोसी और प्रज्वलित। तो साथियों यहाँ पर रचयिता बिल्कुल गलत है, क्योंकि रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता, गलत हो गया। पड़ोसी में भी ऊपर एक ही मात्रा लगती है, गलत हो गया। प्रज्वलित, तो साथियों प्रज्वलित में प्रज्वलित भी यहाँ पर गलत शब्द है, क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है केकई। साथियों प्रज्वलित जो होता है इसमें दो जे नहीं लगते हैं, प्रज्वलित होता है। क्या होता है? प्रज्वलित। अगर यहाँ पर शुद्ध देखे प्रज्वल तो ये तो शुद्ध है, लेकिन जब इसमें इत प्रत्यय लगाते हैं तो आगे एक जे हट जाता है, प्रज्वलित हो जाता है वो, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाता है? गलत। तो ओनली सेकंड विकल्प ये आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी प्रकार से रेगुलर आप टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए साथियों। इससे आपके पास जो मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में मित्रों।